कांग्रेस का था, कार्रवाई कांग्रेस को करनी चाहिए थी। कांग्रेस को जसवंत सिंह पर डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था, डिफेमेशन का केस दायर करना चाहिए था। परंतु कांग्रेस ने कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी ने कार्रवाई की, और बीजेपी को कार्रवाई करने के लिए आरएसएस ने कहा, उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय जनसंघ भी नहीं था। गांधी जी की जब 48 को हत्या हुई उस समय बीजेपी भी नहीं थी, उस समय जनसंघ भी नहीं था, उस समय क्या था? आरएसएस। आरएसएस ने कहा निकाल दो, शोकॉज नोटिस दिए बगैर, पूछे बगैर निकाल दिया। क्यों निकाला? अगर पार्टी के अंदर रहता, बड़ा नेता है, उसने किताब लिखा, अखबारों में लगातार डिस्कशन होते रहता, लगातार बहस होती रहती, क्योंकि वो पार्टी का बड़ा नेता है। अखबार वालों को लगेगा कि इसके पीछे पार्टी की रणनीति है, इसलिए हमको इसका प्रोपेगेंडा प्रचार करना चाहिए। प्रचार होगा, प्रोपेगेंडा होगा। निकालो, निकालो इसको, जल्दी से जल्दी निकालो, बगैर शोकॉज के नोटिस के निकालो इसको। निकाल दिया। निकालने से क्या हुआ जानते हो? जो चर्चा होनी चाहिए थी नेशनल नेटवर्क में, नहीं हुई। और चर्चा क्या हुई मालूम है? उसने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान क्यों बना उसका मुद्दा उठाया। जसवंत सिंह को जैसे निकाला, अखबार वालों को बुलाकर अंदरूनी बताया गया, चर्चा शुरू करो, जसवंत सिंह को क्यों निकाला। जसवंत सिंह को निकाला, इस पर चर्चा करो। बस जसवंत सिंह को निकाला, प्रोपेगेंडा करो, जसवंत सिंह को निकाला। और क्यों निकाला तो कारण बताओ। अडवाणी की जगह लेना चाहता था। अडवाणी पाकिस्तान गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर घोषित कर दिया था, इसलिए आरएसएस नाराज था। जसवंत सिंह ने कांग्रेस पर अटैक कर दिया। जसवंत सिंह ने सोचा आरएसएस खुश हो जाएगा, और अडवाणी की जगह जो खाली हो रही है उसके जगह जसवंत सिंह जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। सुपरफिशियल डिस्कशन शुरू कर दिया गया, असली वजह छुपा दी गई। पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना, जिन मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की उन मुद्दों पर चर्चा बंद हो गई। कंसंट्रेशन जसवंत सिंह पर हुआ, पाकिस्तान का मुद्दा गायब हो गया। पाकिस्तान का मुद्दा दोबारा गायब कर दिया गया। पहली बार 48 में गायब किया, दोबारा 2009 में गायब, 2008 में गायब कर दिया। तो इस तरह से दोबारा एक बार फिर इस चर्चा को बंद कर दिया गया। तो तब मुझे लगा कि रियली ये बंद करवाने का जो मामला है, ये एक रणनीतिक मामला है, और ये रणनीतिक मामला उन लोगों के दिमाग का मामला है। इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं, करते हैं, योजना बनाते हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के लिए एक कारण और घटित हो गया। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन पर जजमेंट आया। ब्राह्मणों ने जजमेंट दिया, क्रिमिलेयर का षड्यंत्र ओबीसी के विरोध में लागू कर दिया। मगर ओबीसी को क्रिमिलेयर का षड्यंत्र मालूम ना हो, क्योंकि अगर मालूम हो जाता है तो ये षड्यंत्र है, इसलिए ओबीसी इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम होना देना है तो क्रिमिलेयर के षड्यंत्र पर चर्चा बंद करनी होगी। क्रिमिलेयर पर षड्यंत्र की चर्चा बंद करने के लिए 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। गिराते ही चर्चा क्रिमिलेयर की बंद हो गई और बाबरी मस्जिद की चर्चा शुरू हुई। फिर मेरा दिमाग कंफर्म हो गया।
कि चर्चा बंद करवाने के टोटके इन लोगों को मालूम है। इनके प्लानिंग में, इनके दिमाग में बाकायदा अजमाए हुए नुस्खे इनके दिमाग में हैं। पहले से ये जानते हैं, इसका मतलब ये है कि ये अजमाए हुए नुस्खे बार बार अपना रहे हैं। मेरा दिमाग और ज्यादा कंफर्म हुआ। तो गांधी जी की चर्चा, गांधी जी की हत्या इसलिए करवाई गई ताकि पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया, कौन षड्यंत्रकारी है, लोगों को मालूम ना हो, इसलिए गांधी जी की हत्या की गई और चर्चा बंद कर दी गई। जसवंत सिंह के मौके के निमित्त भी चर्चा बंद की गई, 2 बार चर्चा बंद की गई। इसका मतलब है मैंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? मैंने कंक्लूजन निकाला कि वो इस षड्यंत्र को हाइड करना चाहते हैं। वो लोग इस षड्यंत्र को हाइड करना चाहते हैं। तो हमने प्लान बनाया, ओके तुम हाइड करो, हम हाईलाइट करते हैं। कार्यक्रम बना हाइड एंड द हाईलाइट, हाइड एंड द हाईलाइट। तुम हाइड करो, हम हाईलाइट करते हैं। तो ये जो भारत विभाजन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अभी हमने जो डिस्कशन के लिए लिया है, ये हम देशव्यापी इस पर अभियान चलाएंगे। ये साधारण विषय नहीं है, गद्दारों को नंगा करने वाला विषय है। मैं ये भी जानता हूं ये खतरनाक विषय है। गांधी के लिए जैसे बुलेट तैयार हुआ था, मेरे लिए भी हो सकता है। मैं जानता हूं खतरा है, खतरे वाला मामला है, क्योंकि वो चुप कराने का हुनर भी जानते हैं, सत्ता उनके पास में, बहुत कुछ उनके पास में है। मैं ये जानता हूं कि ये खतरनाक मामला है, जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खतरनाक मामला है। इसके बावजूद भी मैं ये खतरा लेने के लिए तैयार, इसके बावजूद भी ये खतरा मैं मोल लेना चाहता हूं। और अगर मेरे को कोई गोली मारता है और मुझे मरवा देता है, और मेरे मरने से अगर फायदा हो जाता है, ओके। अगर हमारे आंदोलन को, मेरे को गोली मार के अगर फायदा होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं आंदोलनों को शहीदों की जरूरत होती है। आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए शहीदों की जरूरत होती है। जब शहीद होते हैं तो चर्चाएं होती है, ज्यादा चर्चाएं होती है, लोगों को रियलाइजेशन होता है, लोगों को एहसास गहरा होता है, ज्यादा होता है, लोगों का सहानुभूति में समर्थन बढ़ जाता है। ओके, अगर मेरे को कोई गोली मारता है तो एक खतरा मोल लेने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? एक तो इससे हमारे आंदोलन को एक हाथ शहीद मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को कहा था अरे तुम हो जाओ, लोग राजी नहीं हुए। एक राजकोट में, जामनगर में एक क्या नाम उसका, अश्व घोष के अश्वजीत ऐसा कार्यकर्ता था। उसने मुझे टेलीफोन किया, मैं दिल्ली में था। मेशराम जी, मैंने कहा बोलो कौन बोल रहे हो? तो अश्वजीत। अच्छा, क्या बात है? कि वो वहां का जो इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर मुझे इनकाउंटर में मारना चाहता है। अच्छा, मारना चाहता है? हाँ, तो मारने दे। बोला क्यों? नहीं, हमको शहीदों की जरूरत है, और तेरा अगर तू मर जाता है दूसरे दिन पुतला खड़ा कर देता हूं, प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। ऐसा तो साला कुत्ते की तरह साला जीता रहेगा, कब मर जाएगा खबर नहीं आएगी तेरी। तो मैंने किसी को कहा था कि शहीदों की जरूरत है। मैंने सोचा साला दूसरों के लिए कहा था, चलो अपने लिए करते हैं। दूसरों के लिए बताना आसान हो जाता है। खतरा है, मैं जानता हूं बहुत खतरनाक मामला है, क्योंकि इसमें ऐसी खतरनाक बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं,
अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो जाएगा, भारत में बवाल खड़ा हो सकता है। बहुत सारी भयानक बातें इसमें छुपी हुई है। जो लोग देशभक्त बने हुए हैं वो 200% देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं। प्लान बनाकर, योजना बनाकर, षड्यंत्र करके भारत का विभाजन करवाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है मेरे पास में, मैं इस पर किताब लिख रहा हूं। इसलिए साथियों, इसके बारे में कि उन्होंने चुप करवाने का प्रयास किया, हम लोग इस पर बोलेंगे। भारत का विभाजन, फिर सवाल खड़ा होता है क्यों हुआ, वास्तविक कारण क्या है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। देखो, अगर हम बैकग्राउंड में जाकर, पीछे जाकर इसको जाकर जानने की, समझने की कोशिश करेंगे तो ही ये बात समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जाते हैं थोड़ा 1919 के पहले, 1918 के पहले के इतिहास में, कि अंग्रेजों ने साउथबरो कमीशन भारत में भेजा। विधानसभा का गठन हो कैसे हो, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, कौन से लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले, ये मुद्दे थे। शाहू महाराज इस बात को जानते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वो सीनियर थे, बाबा साहब अंबेडकर नौजवान थे, भास्करराव जाधव नौजवान थे। शाहू महाराज की प्रेरणा से बाबा साहब अंबेडकर ने और भास्करराव जाधव ने 1918 को साउथबरो कमीशन को विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे उस समय। गांधी जी कांग्रेस के नेता नहीं थे। और इस तरह से जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की मांग की, ध्यान रखो ये पाकिस्तान के निर्माण के बैकग्राउंड की बात आपको बता रहा हूं, तो तिलक ने विरोध किया। तिलक को मालूम हुआ कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, ये जो भास्करराव जाधव जो रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, वास्तव में इनके पीछे छत्रपति शाहू महाराज है। वो कोल्हापुर संस्थान को लगा हुआ अथनी नाम का गांव है, वहां गए, वहां सम्मेलन लगाया, सम्मेलन में भाषण दिया। कोल्हापुर के राजा कुनबी थे, कनबी थे, कुर्मी थे। भाषण में, भाषण देते हुए कहा, वो जानता था कौन है इसके पीछे, इसलिए भाषण में क्या कहा, तेली, तंबोली और कुर्मियों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। विधिमंडल कोई भूमि है जिस पर हल चलाया जाए। पब्लिक मीटिंग में केसरी पेपर में छपवाया। ये घटना मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, आजादी का आंदोलन चलाने वाला आदमी सभी लोगों को आजादी देने के लिए और सभी लोगों को आजादी के अंदर अधिकार देने के लिए राजी नहीं था। आंदोलन आजादी का चला रहा था, मगर आजादी के अंदर सभी लोगों को अधिकार देने के लिए राजी नहीं था। इसका मतलब जानते हो, क्लियरली, बहुत क्लियर है, साफ है माइंड। तिलक का माइंड साफ है। आजादी हमको चाहिए, आजादी पर हमारा कब्जा होगा, हम ही आजादी पर कब्जा करेंगे, हमारे आजादी में किसी को हिस्सेदारी नहीं देंगे और सारा का सारा नियंत्रण हमारा होगा। मैं रिफ्लेक्शन बता रहा हूं तिलक के माइंड का, बराबर है। अगला भाई जी, आपने बताया था शाहू महाराज के ऊपर जो पवार ने किताब लिखा, उसमें इस तरह से क्या हुआ, क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि आजादी के बाद आने वाली स्थिति पर वो पूर्ण कब्जा करना चाहते थे, पूर्ण नियंत्रण करना चाहते थे और हमारे लोगों को किसी किस्म का कोई अधिकार देना नहीं चाहते थे। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तिलक मर गए, गांधी जी कांग्रेस के नेता बने, क्या फर्क पड़ा? क्या गांधी जी हमारे लोगों को आजादी में अधिकार देने के लिए राजी हुए? बिल्कुल नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ब्रीफ में ले रहा हूं मैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का किस्सा गांधी जी का बताता हूं। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा
यदि अंग्रेज मुझे आजादी देने के लिए तैयार होते हैं और आजादी में अछूतों को अलग अधिकार देते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। मानते हो इस बात को? गांधी जी ने ऐसे कहा होगा। मैं जब कहता हूं हमारे ही लोगों को लगता है नहीं नहीं, गांधी जी ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैंने लोगों को कहा, अरे कहा भाई, लोगों ने, हमारे लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे कह सकते गांधी जी। हाँ, गांधी जी कैसे कह सकते हैं? और ये लिखा हुआ है, अरे डॉक्यूमेंट है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते। अरे मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते भाई, बताओ तो क्यों नहीं कह सकते? तो कहा गांधी जी महात्मा है ना, महात्मा ऐसे कैसे कह सकता? भोले शंकर, भोले शंकर, अरे राजनीतिक नेता है, अरे साधु नहीं, महात्मा नहीं, ये आवरण है, ऊपर का आवरण है। नेता है, केवल नेता नहीं, राजनीतिक नेता है। ध्यान दो, राजनीतिक नेता है। और राजनीतिक नेता होने की वजह से जो गांधी जी दिख रहे हैं वो नहीं है, और जो है वो दिखाने के लिए कोशिश नहीं करते बल्कि छुपाने की कोशिश करते हैं, जतन करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो मैं असली हूं वो छुप जाए, जो मैं हूं वो छुप जाए, और जो मैं नहीं हूं उसको बड़े पैमाने पर एक्सपोज करते हैं। और अपने जाति बिरादरी के बनिया लोगों को, मारवाड़ियों को गांधी जी ने कहा, क्या कहा? अखबार निकालो। गांधी जी के कहने पर वैश्य लोगों ने सारे देश भर में अखबार निकाले और उन अखबारों ने गांधी जी को महात्मा घोषित किया। गांधी जी को कहीं पर भी लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर महात्मा नाम की पदवी नहीं दी। गांधी जी अहमदाबाद में एक बच्चे के जन्मदिन में, जो पारेख नाम का ब्राह्मण था, उसने गांधी जी को अपने बेटे के जन्मदिन में आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। उसके निमंत्रण पत्र में पारेख नाम के ब्राह्मण के लड़के के निमंत्रण पत्र में, जन्मदिन के निमंत्रण पत्र में महात्मा मोहनदास 1915 में लिखा था। एक आदमी ने, ज्योतिराव फुले को बॉम्बे में लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर पब्लिक में महात्मा नाम की पदवी दी। बराबर है अगला जी? गांधी जी को कभी किसी लोगों ने, रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, इसलिए महात्मा, संत, साधु गांधी जी का आवरण था। छुपाने का वो जतन भी करते थे। इसलिए गांधी जी ने एक कहा, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता ये बात, कि मुझे ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जिस आजादी में अछूतों को अलग अधिकार दिया जाता हो। दिया, अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया और हम लोगों को अधिकार दे दिया, सेपरेट इलेक्टेड दे दिया। अनुसूचित जाति के लोगों को उस समय जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता था, दिया। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे। 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टेड जब अनटचेबल लोगों को मिला, अनटचेबल ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेजों के नहीं। जैसे अधिकार मिला, ब्राह्मणों के गुलामी से अंग्रेजों ने आजाद कर दिया। जैसे ही आजाद कर दिया, अछूत ब्राह्मणों के बराबरी में आ गए। जिस विधिमंडल में ब्राह्मण बैठेगा,
कानून बनाने वाले विधिमंडल में ब्राह्मण बैठेगा, उसके बाजू में अछूत बैठेगा। राम कुमार जी, समझ में आ रहा ना? जिन ब्राह्मणों को केवल मात्र भारत में कानून बनाने का अधिकार था और समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, अब अंग्रेजों ने मान लिया कि केवल मात्र ब्राह्मणों को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के साथ साथ अछूतों को भी होगा। गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली अंग्रेजों के गुलामी से। 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मणों के गुलामी से अछूतों को आजादी मिली। ध्यान रखना, तारीखों को ठीक तरीके से याद रखा करो। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, अछूत ब्राह्मणों के गुलाम। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल इलेक्टोरेट में सेपरेट इलेक्टोरेट देकर अंग्रेजों ने अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद घोषित कर दिया। तिलक हमारे लोगों को आजाद नहीं होने देना चाहते थे, गांधी जी भी हमारे लोगों को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। उपवास शुरू कर लिया। अंग्रेजों ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने गुलामी से आजाद किया। गांधी ने क्या किया? उपवास किया। आजादी छीनने के लिए गांधी ने उपवास किया और पुनः पैक करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से हमारी आजादी को छीना। तिलक का आंदोलन आजादी का आंदोलन था, हमको बताया जाता है। गांधी जी का आंदोलन आजादी का आंदोलन था, हमको बताया जाता है। जो आदमी आजादी का, सभी लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहा था, ऐसा बताया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा समझाया जाता है, उसने हमारे अधिकार छीनने के लिए उपवास किया। अगर उसने हमारे अधिकार छीनने के लिए उपवास किया तो गांधी जी हमारे आजादी का भी आंदोलन चला रहे थे। अव्वल दर्जे का जो गधा होगा वही मानेगा, जो अव्वल दर्जे का गधा होगा केवल वही मानेगा। केवल गधा नहीं, अव्वल दर्जे का गधा होगा वही मानेगा। कोई नहीं मान सकता, क्योंकि जो आदमी अधिकार छीनने का काम कर रहा है, जान की बाजी लगा रहा है, ऐलानिया अंग्रेजों को धमकी देकर गांधी लंदन से भारत आए। अगर तुमने अंबेडकर को अधिकार दिया, जान की बाजी लगा दूंगा। पहले गांधी जी ने कोशिश किया, मुसलमानों को घर में बुलाया, मुसलमानों को कहा क्या चाहिए। मुसलमानों को गांधी जी ने पूछा, मुसलमानों को पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? चलो ए लो, ए प्लेन पेपर है, हाँ ए में मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ ये साइन लिखो तुम्हारी डिमांड। साइन पहले कर दिया, हाँ लिखो, लिखो तुम्हारी डिमांड। मंजूर, मंजूर। एक शर्त, गांधी जी ने मुसलमानों का एक शर्त, कल जो मीटिंग हो रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, अंबेडकर का, उनके मांगों का विरोध करना होगा। मुसलमानों को कहा विरोध करना होगा, आपकी सारी मांगे मंजूर। इसका मतलब समझते हो? बाद में गांधी जी ने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया और हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार है उसका बलि दे दिया, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, मगर हम लोगों को अधिकार देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो 47 में घटित हुआ वो बात 32 में भी चल रही थी। रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट्री है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किया, साइन किया
बाबा साहब आम्बेडकर के दिमाग में योजना थी, प्लानिंग थी कि अभी तो मैं साइन कर रहा हूं मगर मुझे ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानते थे इसका परिणाम क्या होने वाला है। मुझे ये मंजूर नहीं है। 24 को साइन किया, 25 को बॉम्बे गए, बॉम्बे में कार्यक्रम था, स्वर्ण हिंदू का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कहा मुझे मंजूर नहीं है। साइन किया 24 को, दूसरे दिन ही इनकार कर दिया, मुझे मंजूर नहीं है। मैं इसके बारे में तुम जो दलीलें दे रहे हो उन दलीलों को मैं नहीं मानता। रिकॉर्ड है हमारे पास, डॉक्यूमेंट है। दूसरे दिन, इसका क्या मतलब समझते हो, जानते हो आप इसका क्या मतलब है? 24 को बाबा साहब अम्बेडकर ने साइन किया, अगर उन्हें स्वेच्छा से किया होता तो दूसरे दिन विरोध क्यों करते? अगर दूसरे दिन विरोध किया तो 24 तारीख को स्वेच्छा से साइन किया, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? देखो, बहुत खास बात है, बहुत गहरी बात है। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चल रहा है। आज नहीं तो कल गांधी जी और उनके लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, और अगर उनके लोगों को और उनको आज़ादी मिल गई तो वो अपने आज़ादी में हमारे लोगों को गुलाम बनाएंगे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बना के रख देंगे। अगर वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाने में कामयाब हो गए तो हमारी प्रजा को गुलाम बनाने के लिए अलग से कुछ भी करना नहीं होगा। जब नेताओं को और प्रतिनिधियों को गुलाम बनाकर रख देंगे तो प्रजा को गुलाम बनाने के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही प्रजा को गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल का प्लान बनाया, 10 साल तक तैयारी किया, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, संगठन की ताकत को असेस करने के लिए नागपुर में अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन में 50,000 पुरुष, 25,000 महिलाएं डेलीगेट उपस्थित थी। उस अधिवेशन में पुनः पैक्ट के विरोध में रेजोल्यूशन पास कर दिया। इतनी बड़ी ताकत शो करने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को वाइसराय काउंसिल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर लिया। 4 मंत्रालयों का विभाग बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप दिया गया। 4 मंत्रालय का एक आदमी को कार्यभार दे दिया गया। गांधी जी को खबर मालूम हो गई, गांधी जी को खबर हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्री बना दिया गया। 32 में गांधी जी ने सोचा 32 को मैंने आम्बेडकर को पछाड़ दिया था, 32 को मैं इन अनटचेबल लोगों को पछाड़ दिया था। आम्बेडकर ने केवल 10 साल में फिर मुझे पछाड़ दिया, फिर रिप्रेजेंटेशन हासिल करने में कामयाब हो गया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में जब सम्मेलन लिया उसमें उनके ही शब्दों में उन्होंने बोल के रखी। ये भी रिकॉर्ड मेरे पास है, काल्पनिक विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर रखा, उसको आधार बनाकर। बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर बने और उन्होंने हमारे लोगों को रिजर्वेशन का प्रस्ताव अंग्रेजों के पास भेजा। अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानकर 13 अगस्त 1943 को रिजर्वेशन का ऑर्डर निकाला। गांधी जी को पहले ही मालूम था कि अम्बेडकर अगर मंत्री बन गए तो नागपुर में जो रेजोल्यूशन पास हो गए उसको लागू करने का काम, सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू करने का काम भी अम्बेडकर अंग्रेजों की मदद से कर लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की योजना को अंग्रेजों के सामने रखा, अंग्रेजों से मंजूरी ली, अंग्रेजों ने मंजूरी दी। ये सारी बातें हो सकती है। गांधी ने सोचा, क्या सोचा? जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार देते रहेंगे। अगर हम लोग अंग्रेजों को भगा देते हैं तो क्या होगा? अगर हम अंग्रेजों को भगा देते हैं, रणनीति बनाई गांधी जी ने, अगर हम अंग्रेजों को भगा देते हैं तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी। अगर सत्ता हमारे हाथ में आ जाती है तो पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का अधिकार कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा, जो बाद में उन्होंने लात मारने का कार्यक्रम चलाया। जो हरिभाऊ नरके ने आपको डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया लाथों को, ओबीसी के कार्यक्रम में आपने सुना ना, कैसे कांग्रेस ने और उन लोगों ने, नेताओं ने कैसे लात मारने का काम किया।